नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनपीए सेटलमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका अकाउंट किसी बैंक में एनपीए हो गया है, यानी आपका आप बिजनेस रन करते हैं, बिजनेस फेल हो गया और अकाउंट आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट में क्लासीफाई हो गया है, तो आप उसको कैसे सेटल कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है और आपका जो एनपीए अकाउंट है, आपका जो लोन अमाउंट बचा है बैंक में आउटस्टैंडिंग है, वो कितने परसेंट कितने अमाउंट में सेटल हो सकता है। तो दोस्तों ये जानने के लिए इस वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखें और किसी भी पॉइंट को स्किप ना करें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों अब आप हमको फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और फाइनेंस से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमको सीधे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम में क्वेश्चंस पूछ। आइए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ एनपीए सेटलमेंट स्कीम का माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के लिए। दोस्तों एनपीए स्कीम जो बैंक सेटल करते हैं, बैंक को क्या फ़ायदा होता है? दोस्तों बैंक को अपने एनपीए में प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, जिससे बैंक को नुकसान होता है और वो प्रोविजनिंग का अमाउंट बैंक फर्दर लैंड नहीं कर पाता, यानी ब्याज पे नहीं दे पाता। वो पैसा ब्लॉक करके रखना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, जिसकी वजह से बैंक उस पैसे से पैसा नहीं कमा पाता। इसलिए बैंक डिफरेंट टाइम पे अपनी एनपीए सेटलमेंट स्कीम निकालता है। तो दोस्तों हम एनपीए सेटलमेंट स्कीम में आपको एक सबसे बड़े बैंक की एनपीए सेटलमेंट स्कीम बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं एनपीए सेटलमेंट स्कीम में देखिए क्या है। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए हम देखते हैं क्योंकि मैक्सिमम यूनिट हमारे कंट्री में ज़्यादातर एमएसएमईडी यूनिट है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये देखिए, आपका जब भी एनपीए सेटलमेंट हो जाता है तो 90 दिन के अंदर आपने पैसा उसमें लमसम डिपॉजिट करना है, या आप 25% पैसा 30 दिन के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम नज़र डालते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एनपीए सेटलमेंट स्कीम में। तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आपको एनपीए सेटलमेंट स्कीम बताता हूँ मैं। तो यहाँ देखिए, ये जो स्कीम है फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं ये 20 लाख से ऊपर यानी ग्रेटर देन 20 लैक्स और अप टू 50 करोड़ यानी 50 करोड़ तक के लोन के लिए सेटलमेंट के लिए बैंक ने ये स्कीम निकाली है। और इससे नीचे भी बैंक ने स्कीम निकाली होगी, लेकिन मैं आपको ये स्कीम बताता हूँ। 20 लाख से नीचे वाले लोन्स के लिए भी बैंक ने स्कीम निकाली होगी। तो सबसे पहले हम इस स्कीम पर नज़र डाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो आइए, तो यहाँ देखिए आप ये स्कीम किस कैटेगरी के अकाउंट्स के लिए है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, एनपीए जो अकाउंट होता है वो इन कैटेगरीज में डिवाइड होता है, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2 और डाउटफुल 3। ये जो कैटेगरीज़ हैं आप देख रहे हैं, इन कैटेगरीज़ के लिए ये एनपीए अकाउंट के लिए ये स्कीम बैंक ने लॉन्च करी है। तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इस स्कीम में है क्या, इस स्कीम में क्या स्पेशलिटी है, बैंक ने क्या इसमें निकाला हुआ है। तो यहाँ देखिए, जो स्कीम है मैंने आपको पहले ही बताया 20 लाख से ऊपर अप टू 50 करोड़ तक। और देखिए जो कैटेगरी है एनपीए अकाउंट्स की D1, D2, D3 लॉस। तो इसमें ये कैटेगरी क्या है, किस बेसिस पे कैटेगराइजेशन होता है, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा डिटेल एक बार ब्रीफ देता हूँ, तो दोस्तों आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। फिर हम इसको समझेंगे कि ये चीज़ क्या है और इस सेटलमेंट का आप कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं कि एनपीए क्या है, एनपीए क्या चीज़ होती है। दोस्तों एनपीए क्या है मैं आपको बता दूँ। अगर आपकी 3 इंस्टॉलमेंट्स 3 EMIs आपकी ड्यू ना हो बैंक के अंदर, तो आपका अकाउंट स्टैंडर्ड रहेगा। उस अकाउंट को हम स्टैंडर्ड कहेंगे, यानी 3 EMIs का जो है आपका, इसका प्रिंसिपल प्लस फ्रेंड्स इसका इंटरेस्ट, ये 3 EMIs का आपका ड्यू नहीं होना चाहिए। 90 दिन का आपका ड्यू होगा तो आपका अकाउंट फ्रेंड्स एनपीए हो जाएगा। ये आपने ध्यान देना है, तब तक ही आपका अकाउंट स्टैंडर्ड है जब तक आपका 90 दिन का बैंक के अंदर ड्यूज ओवरड्यू ना हो गया हो। इसके बाद हम ये देखते हैं कि आपका एनपीए अकाउंट कैसे कैटेगराइज होता है। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको साफ साफ लिखा है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि अगर आपका प्रिंसिपल प्लस आपका इंटरेस्ट, ये 2 चीज़ें, प्रिंसिपल प्लस आपका इंटरेस्ट, अगर ओवरड्यू रहेगा 90 दिन तक, यानी 90 से ज़्यादा, अगर इतने दिन के लिए आपका ओवरड्यू रहेगा तो आपका अकाउंट एनपीए कैटेगराइज कर दिया जाएगा। अब एनपीए की जो कैटेगरी है फ्रेंड्स, वो 3 कैटेगरीज में एनपीए अकाउंट डिवाइड होता है, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। ये 3 कैटेगरीज हैं, आप ये देख सकते हैं, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। जैसे ही आपका अकाउंट एनपीए हो गया, यानी 90 दिन से एक्सीड कर गया, 90 दिन से ज़्यादा
ओवरड्यू हो गया है, यानी 90 दिन का मतलब 91 डेज में, 91 दिन में आपका खाता एनपीए हो जाएगा, एनपीए कैटेगराइज कर दिया जाएगा, यानी सबस्टैंडर्ड कैटेगरी में आ गया आपका खाता 91 डे में, 91 दिन में। तो 91 डेज से, यानी उस दिन से पहला दिन उसका शुरू हो जाएगा, 91 डेज का पहला दिन से लेकर 12 महीने, 12 मंथ्स तक आपका फ्रेंड जो खाता है वो रहेगा आपका सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी। ये कैटेगरी है सबसे पहली कैटेगरी एनपीए की। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है दोस्तों, वो आती है आपकी डाउटफुल। डाउटफुल एसेट क्या है ये समझ लेते हैं हम। डाउटफुल एसेट में क्या है कि आपका अकाउंट अगर 12 महीने से ज़्यादा एनपीए रहता है तो वो डाउटफुल में आ जाता है। यानी जैसे ही 12 महीने इसने क्रॉस कर दिए, 12 महीने एनपीए रह गया ये सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में, तो तुरंत ये डाउटफुल में आपका खाता आ जाएगा। तो ये यहाँ से आपने देखा 12 महीने तक, अप टू 12 मंथ्स एनपीए होने के बाद अप टू 12 मंथ्स तक आपका खाता सब स्टैंडर्ड रहेगा। और यहाँ 12 महीने जैसे ही क्रॉस कर देगा, 12 मंथ्स जैसे ही क्रॉस करेगा तो आपका खाता ये डाउटफुल कैटेगरी में आ जाएगा। यानी डाउटफुल में भी फ्रेंड्स 2-3 कैटेगरीज हैं, D1, D2 और D3। ये 3 कैटेगरीज होती हैं दोस्तों डाउटफुल कैटेगरीज में। इसमें पीरियड के हिसाब से अलग अलग पीरियड के हिसाब से वो कर रखा है रिजर्व बैंक ने, D1 और D2 और D3। तो सब स्टैंडर्ड मैंने आपको बता दिया 12 महीने, उसके बाद अगले 12 महीने डाउटफुल कैटेगरी में, उसके बाद अगले 24 महीने आपका डाउटफुल कैटेगरी में, डाउटफुल 2 कैटेगरी में, और 24 महीने के बाद यानी 12 + 24 36 महीने के बाद ये खाता डाउटफुल 3 यानी D3 कैटेगरी में आ जाता है। जब ये पीरियड भी इसका क्रॉस हो जाता है, यानी 36 महीने भी डाउटफुल कैटेगरी में रहने के बाद अगर आपका अकाउंट तब भी स्टैंडर्ड नहीं होता तो वो आ जाता है दोस्तों लॉस एसेट में, यानी लॉस एसेट बैंक उसको घोषित कर देता है कि ये एसेट लॉस है, अब इसमें कोई भी पैसा कलेक्ट नहीं हो सकता, अब ये एसेट लॉस में चले जाएगी। तो उस केस में क्या होता है, अब ये देखिए 36 महीने के ऊपर आपका खाता ग्रेटर देन 36 मंथ्स अगर डाउटफुल कैटेगरी में रह गया तो आपका अकाउंट दोस्तों ये लॉस कैटेगरी में आ जाएगा। इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आपकी सिविल ख़राब हो सकती है। सिविल ख़राब हो क्या सकती है, आपकी सिविल ख़राब हो जाती है और इतनी ख़राब हो जाएगी कि वो दोबारा ठीक नहीं हो सकती है। सिविल ख़राब हो जाएगी आपकी रेपुटेशन लॉस होगी दोस्तों, मार्केट में आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, आपको फर्दर लोन लेना मुश्किल हो जाएगा, इवन नामुमकिन हो सकता है इस जन्म में। तो अगर आपने अकाउंट आपका इस कैटेगरी तक चला गया है, और आप ये ध्यान दें एक बार सिविल के आपके रिकॉर्ड में अगर चढ़ गया ये आपका कि आपने सेटलमेंट कराया या कुछ और चीज़ें आई, तो बैंक आपको फर्दर एंटरटेन नहीं करेगा लोन के लिए। आपने ये ध्यान देखना है, अगर आपने लोन नहीं लेना है तो ही सेटलमेंट के लिए जाएं, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ सेटलमेंट को अवॉइड करें। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि एसबीआई की वो स्कीम क्या है। सिमिलर स्कीम सभी बैंकों में है, सभी बैंकों में सिमिलर टाइप की स्कीम रहती है सेटलमेंट को लेकर। और अदर गवर्नमेंट जो स्पॉन्सर स्कीम्स हैं, किसी ने मेरे से पूछा था पीएमजीपी में सेटलमेंट सब में एक ही टाइप से होता है, डिपेंड करता है कि आपने क्या सिक्योरिटी रखी है क्या नहीं, वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों उसको देख लेते हैं ज़रा। तो आप ये देखिए मेरे सामने ये ओपन है सेटलमेंट का स्कीम का, जो सेटलमेंट की स्कीम है कि कितना कहाँ पे क्या सेटलमेंट होगा, इसको एक नज़र डाल लेते हैं हम लोग। यहाँ आप देखिए पहला मैंने आपको बताया डाउटफुल कैटेगरी, अभी आपको बताया था मैंने डाउटफुल कैटेगरी। अगर आपका अकाउंट डाउटफुल कैटेगरी में है तो उसमें क्या होगा, और डाउटफुल 2, डाउटफुल 3 और लॉस कैटेगरी में है तो उसमें क्या होगा। ये स्कीम सब स्टैंडर्ड अकाउंट के लिए नहीं है, आपने ये ध्यान देना, ये स्कीम सब स्टैंडर्ड अकाउंट के लिए, यानी जो एनपीए हुआ है अभी और उसको 12 महीने से कम है, 12 मंथ से कम है, तो वो सब स्टैंडर्ड अकाउंट है, तो उसके लिए ये स्कीम नहीं है। तो हम एक बार नज़र डालते हैं इसमें। ये देखिए ये स्कीम जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 31 मार्च 2020 का, यानी जब आपका अकाउंट एनपीए है 31 मार्च 20 में जो भी उसमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसका, सपोज करिए उसमें 1 लाख रुपए हैं, वो मान लीजिए आप। आईआरएसी क्लासिफिकेशन मीन्स एनपीए, आईआरएसी का मतलब है एनपीए, इनकम रिकग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन, ये एनपीए की क्लासिफिकेशन है। तो D1 कैटेगरी में है कि D2 कैटेगरी में है, D3 में है या लॉस में है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें कितना सिक्योर्ड पोर्शन है इसको समझ लें आप लोग ज़रा, कितना इसमें सिक्योर्ड पोर्शन है और कितना इसमें अनसिक्योर्ड पोर्शन है। दोस्तों ये क्या है ये ज़रा आपको मैं बता देता हूँ। सिक्योर्ड पोर्शन वो होता है जहाँ आपकी सिक्योरिटी लगी है बैंक के अंदर,
लोन को सिक्योर करने के लिए। अनसिक्योर्ड पोर्शन वो होता है बैंक का जिसमें आपकी सिक्योरिटी नहीं है, उसको कवर करने के लिए नो सिक्योरिटी, यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो इसको हम कैसे वो करते हैं, कैसे इसको, मान लीजिए आपने, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आपने 10 लाख का लोन लिया है, लोन है जो आपका वो 10 लाख का है। ओके, अब ये 10 लाख का आपका लोन है। अब इसमें मान लीजिए आपका आज की तारीख में बैलेंस 10 ही लाख बचा है, हम ये मान लेते हैं आउटस्टैंडिंग भी 10 ही लाख है, ठीक है। और आपने इसमें सिक्योरिटी दे रखी है 4 लाख की, इसमें आपकी सिक्योरिटी है, लोन हो गया आपका 10 लाख और सिक्योरिटी हो गई आपकी 4 लाख। तो दोस्तों ये जो 4 लाख है ये है आपका सिक्योर्ड पोर्शन, क्योंकि आपके लोन का जो 10 लाख का लोन है उसका 4 लाख ये हिस्सा सिक्योर्ड है और बाकी बचा 6 लाख जिसको कोई सिक्योरिटी कवर नहीं कर रही, ये हो गया आपका अनसिक्योर्ड पोर्शन। तो दोनों का जो सेटलमेंट है अलग अलग टाइप से होगा। 4 लाख रुपए का जो सेटलमेंट है वो अलग होगा फ्रेंड्स, D1 कैटेगरी में है तो 20% वेव होगा, और जो आपका 6 लाख है वो 80% वेव होगा। तो ये देखना है, ये होता है दोस्तों सेटलमेंट। यहाँ पे D2 D3 कैटेगरी में 25% वेव होगा, यानी ज़्यादा वेव हो रहा है, और यहाँ पे 90% वेव हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो आप देख सकते हैं इसका यहाँ पे 1 लाख रुपए वेव होगा, और यहाँ पे इसका 90% 6 लाख का, यानी 5.40 लैक्स इतना रुपया वेव होगा। तो दोस्तों ये है सेटलमेंट स्कीम, और मोर और लेस सभी बैंकों में सिमिलर स्कीम आती है, सभी बैंकों में एज़ पर RBI गाइडलाइन सिमिलर स्कीम आती है, क्योंकि सभी बैंकों ने अपना प्रॉफिट मैक्सिमम अर्न करना होता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया है NPA सेटलमेंट स्कीम के बारे में। अब देखिए मैंने आपको इसके इम्प्लीकेशंस भी बता दिए हैं कि आपको नुकसान क्या होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आपका अकाउंट स्टैंडर्ड रहे, NPA ना हो, और आप इन चीज़ों से बचें ताकि फ्यूचर में आपको फर्दर अगर लोन लेना है तो दोस्तों ईजीली बैंक आपको फाइनेंस करे, क्योंकि अगर आपने बिज़नेस ग्रो करना है तो सबसे बेस्ट वही चीज़ें रहती हैं कि आपका बैंक से जो व्यवहार है वो अच्छा बना रहे। अब हम देखते हैं कौन से वो केसेस हैं जो इस स्कीम में कवर नहीं होते हैं। NPA सेटलमेंट में कौन कौन से केसेस नहीं कवर होते हैं। भाई लोग, अगर आपने कोई बैंक के साथ फ्रॉड कर दिया है तो आप ये मान के चलो कि आपको कभी भी इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा इस स्कीम का। तो इसलिए ध्यान देना है कि बैंक के साथ फ्रॉड तो बिल्कुल ना करें। आपका अकाउंट NPA हो गया तो उसके तरीके हैं सेटलमेंट के, आप सेटल कर सकते हो, बट फ्रॉड से बचें, फ्रॉड करोगे तो जेल भी जा सकते हो, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स, वो अगर उन्होंने लोन ले रखा है तो बैंक उनको सेटल नहीं करता है। कॉम्प्रोमाइज़ केसेस और बाकी आपके काम की चीज़ें नहीं है। NCLT केसेस होते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, तो इससे आपको मतलब नहीं है, वो भी एलिजिबल नहीं है इसमें। और रिहेबिलिटेशन रिस्ट्रक्चरिंग ये भी एलिजिबल नहीं होते, तो इससे आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये समझें कि आपका जो केस है जो एलिजिबल है वो सिर्फ ये है कि अगर आपका MSME अकाउंट है और उसको आप अगर आपने फ्रॉड नहीं कर रखा है, फ्रॉड वाली कैटेगरी बस देखें, फ्रॉड नहीं किया है तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, लेकिन ये आपके अपने रिस्क पे है, ये ध्यान रखना है। फर्दर काफ़ी बैंक्स लोन एडवांसेस करते हैं, बट बैंक नॉर्मली अवॉइड करता है कि अगर आपने फ्रॉड कर रखा है तो आपको लोन नहीं देगा, फ्रॉड करा है तो बिल्कुल भी नहीं देगा। तो दोस्तों आपने इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें बैंक के साथ जिससे आपको फर्दर लोन भी ना मिले और क्या बोलते हैं आपका सेटल भी ना हो पाए खाता, और फर्दर आपको कोई लीगल प्रोसीडिंग का सामना ना करना पड़े। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी बिजनेस, फाइनेंस या बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं दोस्तों, तो आप हमको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में फॉलो करके सीधे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं।